ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमारा मौजू है जी पोस्ट मॉडर्निज्म। और ये टॉपिक जो कि मॉडर्निज्म से भी देखा जाए तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा बड़ा है, लेकिन हम इसको स्क्वीज्ड फॉर्म में पढ़ेंगे, एक शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे, एक जो है वो श्रिंक्ड फॉर्म में इसको देखेंगे। और लेकिन फिर भी हमें कुछ ना कुछ टाइम तो इसको देना पड़ेगा, इतनी रिस्पेक्ट तो इसको देनी होगी। और इसलिए हमने इसको इसको 4 हिस्सों में हमने पढ़ना है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड देखेंगे सबसे पहले, इसकी जीनियोलॉजी क्या है, इसका सोर्स क्या है, कहाँ से ये स्प्रिंग हो रही है ये आइडिया, और पिछले और नए आइडिया में फ़र्क क्या है। इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड में थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं, और इसके हाई प्रीस्ट कौन है जो इस आइडिया को प्रोपोगेट करते हैं। पोस्ट वार फिर हम नॉवल देखेंगे। पोस्ट मॉडर्न को हम पोस्ट वार वर्ड भी समटाइम यूज करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड वार सेकंड के बाद जो हमारे पास लिटरेचर आता है वो पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर है, और पोस्ट वार लिटरेचर भी वही सेम ही है। सो पोस्ट मॉडर्न और पोस्ट वार नॉवल देखेंगे, फिर हम पोस्ट वार और पोस्ट मॉडर्न ड्रामा देखेंगे। तो 3 हिस्सों में जॉनरा वाइज डिवाइड किया, और एक लेक्चर हमारा बैकग्राउंड में जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड देखते हैं, फिर अगली बात होगी। सो हाई प्रीस्ट ऑफ द मॉडर्निस्ट मूवमेंट हम देखेंगे पहले। बहुत ज्यादा मैंने मटेरियल नहीं दिया, कोशिश की है ज्यादा वर्ड्स और फ्रेजेस दीजिए और बाकी एक्सप्लेनेशन आपको दी जाए। तो सबसे पहले हम हाई प्रीस्ट देख रहे हैं, इसके जो मेन प्रोपोनेंट हैं, मेन जो लोग हैं जो इसको चला रहे थे मॉडर्निज्म को। हाँ, मॉडर्निज्म क्यों देखना जरूरी है, क्योंकि ठीक है हमने पढ़ा, उसका बैकग्राउंड भी पढ़ा, उसकी पोइट्री ड्रामा सब पढ़ा, लेकिन चलें एक रीकैप के तौर पे, ताकि हम उस एंगल में पोस्ट मॉडर्निज्म की तरफ जा सकें। क्योंकि एक ही रास्ता है मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म का, थोड़ा सा पास से कनेक्ट होते हैं। सो टी.एस. एलियट, एजरा पाउंड, जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ, फ्रांस काफ्का, मारियो रिल्के, ये बड़े बड़े नाम जो है हमें मॉडर्निस्ट मूवमेंट्स में मिलते हैं। सो इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं अगर उनको देखें, बेसिकली तो हमने लास्ट इस पर डिटेल डिस्कशन की है, वो इम्प्रेशनिज्म है। ऑब्वियसली उससे पहले एक रियलिज्म चल रहा था, जिसको रिजेक्ट करते हुए एक सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग की तरफ आए, बाहर से अंदर की दुनिया की तरफ ये एक सफर भी है, सब्जेक्टिविटी है इसके अंदर। ब्लरिंग ऑफ द डिस्टिंक्शन ऑफ द बिटवीन जॉनरास भी हमें मिलता है, जैसे कि वर्जीनिया वुल्फ जो है वो पोइटिक प्रोज लिखना शुरू कर देती हैं, इस तरह कुछ पोइट्री है वो फ्रेगमेंट्स में प्रोज लाइक लगना शुरू हो जाती है, या जो है यानी मिक्स ऑफ जॉनरास हमें ड्रामा जो है वो प्रोज हो जाता है, कि ड्रामा समटाइम पोइटिक हो जाता है। सो ब्लरिंग हमें मिलती है, डिस्टिंक्शन मिलती है, ब्लरिंग ऑफ डिस्टिंक्शन। सो फ्रेगमेंट फॉर्म्स हमें मिलती है, डिसकंटिन्यूस नैरेटिव, कोलाज ऑफ द डेस्परेट मटेरियल हमें मिलता है, जैसे कि जैसे लड़की वेस्टलैंड को भी है। रिफ्लेक्सिविटी, अक्सर वर्क्स के अंदर जो है वो मैटर नैरेटिव हमें, मैटर थिएटर जो है उसके टॉपिक हमें मिलते हैं। नैरेटिव खुद डिस्कस किया जा रहा है कि ड्रामा क्या है, पोइट्री क्या है, आर्ट क्या है, ये मौजूद जो है खुद एक आर्ट वर्क्स में हमें मिलते हैं। और उसके अलावा हम इनको टोटलिटी में हम कह रहे थे एक्सपेरिमेंटेशन एंड इनोवेशन इन आर्ट एंड लिटरेचर, ऑल द कल्चरल प्रोडक्ट्स, इवन आर्किटेक्चर के अंदर। सो जो बड़े बड़े हमें थीम मिलते हैं, नॉस्टैल्जिया आपको आम मिलेगा, पास्ट जो है डिजायर फॉर द पास्ट मिलेगी, पास्ट जो है वो बेस्ट है, प्रेजेंट से डिसकंटेंट मिलेगा, रिपल्शन टू द प्रेजेंट इवन समटाइम। टी.एस. एलियट डिसकंटेंशन उसकी मिलेगी हमें। उसके अलावा जिन्होंने एबी थिएटर में जिन्होंने काम किया था, क्या नाम था उनका, बुनियाद रखी थी इसकी, आयरलैंड के W.B. Yeats, ड्रामाटिस्ट है, W.B. Yeats, समटाइम William Butler Yeats, विलियम बटलर यीट्स, थैंक यू वेरी मच। विलियम बटलर यीट्स जैसे आप देखते हैं कि पास्ट की तरफ देखेगा, ट्रेडिशन की तरफ देखेगा, और प्रेजेंट की साइंटिफिक इनोवेशन हो या एक्सपेरिमेंटेशन हो, इस सारों से वो डिससेटिस्फेक्शन हमें मिलती है। सो वेस्टलैंड एक टिपिकल एग्जांपल जो पोएम है, एज एन फ्रेगमेंटेड एक्सपीरियंसेस बाय द, एलियट खुद कहता है कि मेरे फ्रेगमेंटेड एक्सपीरियंसेस हैं सारे, डिसकनेक्टेड फॉर्म में वो आपको मिलती है, डिफरेंट पार्ट्स ऐसे लगता है अलग अलग पड़े। एंड कैंटो जो है पोएम है, कैंटोस एपिक एज एन रैग बैग बैकग्राउंड, एजरा पाउंडो से खुद कहता है इट इज अ रैग बैग। ठीक है, ऐसे लगता है डिफरेंट रैग्स हैं जिनका एक बैग है, ठीक है, तो डिफरेंट पार्ट्स हैं जैसे फ्रेगमेंट्स हैं। तो यदि हमने सम अप कर दिया वो इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड जो हमने मॉडर्निज्म में जाकर देखा था, ये एक स्लाइड में अब आपको यहाँ नजर आ रहा है।
फॉर पोस्ट मॉडर्निस्ट फ्रेगमेंटेशन इज एन एक्सेलरेशन। अब हुआ ये है कि मॉडर्निज्म और मॉडर्निज्म में जितनी भी मूवमेंट थी, अभी ज़ाहिर है हमारे पास ये स्पेस और टाइम दोनों काम था, तो जैसे डाडाइज्म है, जैसे फ्यूचरिज्म है, क्यूबिज्म है, सरियलिज्म है, ये जितने भी इज्म आपको इस तरह से छोटे मोटे मिलते हैं, फ्रेगमेंटेशन मिलती है, सारे ये इम्प्रेशनिज्म आपको मिलता है, ये सारे ये जो है एक्सपेरिमेंट्स हैं इन लिटरेचर और आर्ट के अंदर। और इन एक्सपेरिमेंट्स जो है एक्सपेरिमेंटेशन जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, इसके साथ ये नहीं कि ये खत्म हो गया और इसका कोई रिएक्शन आ गया पोस्ट मॉडर्न के अंदर, नहीं। हुआ ये है कि पोस्ट मॉडर्न जो है, पोस्ट मॉडर्न जो टाइम है, उसमें मूड और टोन का डिफरेंस आ गया। स्टिल सरियलिज्म चलेगा, डाडाइज्म भी चलेगा और एक्सपेरिमेंटेशन भी चलती रहेगी। पोस्ट मॉडर्न मॉडर्न की जो टेक्निक्स है ना वो सेम है, ड्रामा राइटिंग की टेक्निक, और इनोवेशन आएगी और एक्सपेरिमेंटेशन किए जाएंगे, लेकिन जो दोनों जो साइड पे जो थिंकर्स हैं उनका एटीट्यूड अब चेंज हो जाएगा। फॉर मॉडर्निस्ट फ्रेगमेंटेशन एज एन एक्सेलरेटिंग लिबरेशन और लिबरेटिंग फिनोमेनन, ठीक है। दे सी लिबरेशन इन द फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। दे सी एक्सेलरेशन इन द फ्रेगमेंटेशन, नॉट नॉस्टैल्जिया, रिपल्शन या डिसलाइकिंग आप कह रहे हैं, या डिप्रेशन नहीं, उनके यहाँ डिप्रेशन आपको मिलता है, ठीक है। वो बड़े नाखुश हैं अपने प्रेजेंट से कि यार ये क्या हो गया, ये तो जो मीनिंग है हमने वो खो दिए हैं। मतलब उस पर बहुत लंबे चौड़े लेक्चर हो सकते हैं, लेकिन इन शॉर्ट आप बात को समझ रहे होंगे, आपका बैकग्राउंड भी है, यू कैन अंडरस्टैंड दिस, कि ये देखते हैं लिबरेशन, ठीक है। ये देखते हैं एस्केप फ्रॉम द क्लॉस्ट्रोफोबिक फिक्स सिस्टम ऑफ बिलीफ, जो पास्ट के अंदर फिक्स सिस्टम चले आ रहे थे और मॉडर्निज्म ने आगे जो ब्रेक कर दी वो सारे सिस्टम, तो इन्होंने इसके कहा कि दैट इज ए क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं बंद जगहों का खौफ। जैसे इस वक्त मेरा रूम जो है चारों तरफ से बंद है, जिससे क्लॉस्ट्रोफोबिया होगा ना, वो उसका दम घुटने लग जाएगा यहाँ। तो क्लॉस्ट्रोफोबिक फिक्स सिस्टम देखो, वो सिस्टम से बाहर तो लोग आउट ऑफ बॉक्स नहीं जाते थे ना, एक लिमिटेड एक बॉक्स के अंदर एक थिंकिंग थी, तो उस थिंकिंग से ये समझते हैं कि दिस इज एन एस्केप, ये तो फ्रेश एयर की तरह है, वी शुड वेलकम दिस, ठीक है लाइफ टेम्पररी है तो सो व्हाट, हमने मर जाना तो सो व्हाट, ठीक है। अगर हम पनिश्ड हैं तो क्या हुआ, ठीक है। कैंसर हो गया तो क्या, बीमारियां हैं तो क्या, ठीक है। वार्स हैं तो क्या हो गया है, ठीक है। सो व्हाट यार बात पे कह रहे हैं। सो ये कहते हैं एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को, फुल एक्सट्रीम पे जिए, जो कुछ आपको मिल गया है ना, ये मत सोचे कि क्या नहीं मिला मुझे, ये सोचे कि क्या आपके पास है। उसको जब आप एंजॉय करेंगे, स्माइल करेंगे, फन क्रिएट करेंगे, ये सब प्लेफुलनेस पे ये बिलीव करते हैं। तो डोन ऑफ इनकी टोन अगर देखें तो यूफोरिया है इसके अंदर, एंजॉयमेंट, प्लेफुलनेस, सेलिब्रेशन ऑफ लिमिटेशन। लुक एट द टर्म सेलिब्रेशन ऑफ लिमिटेशन, कि ठीक है मैं लिमिटेड हूँ, मेरी जिंदगी लिमिटेड है, मैं देख लिमिटेड सकता हूँ, मैं सुन लिमिटेड सकता हूँ, और इंसान की सारी लिमिटेशन है। बेचारा इंसान एक छोटे से कायनात में, छोटे से स्पेक के ऊपर, एक छोटे से जरे के ऊपर एक छोटी सी जिंदगी गुजारता है, कि जैसे उसे जिंदगी की समझ आती है वो मर जाता है बेचारा। इतनी छोटी सी लिमिटेशन है जिसके अंदर इंसान मौजूद है। हजारों ख्वाहिशें टूटती रहती है, टूटती रहती है। तो ये इनका ख्याल है कि सो व्हाट, सेलिब्रेट द लिमिटेशन, ठीक है। ये सारी लिमिटेशन होकर सेलिब्रेटेड, फ्रेगमेंटेशन को ये सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है जी, फ्रेगमेंटेड एक्सपीरियंस, ठीक। तो ये सेलिब्रेशन, इनका टोन और इनका मूड वो डिफरेंट है देन मॉडर्निस्ट। सो मिथ ऑफ सिसिफस जैसे रीइंटरप्रेट करते हैं एल्बर्ट कैम्यू जो है। अब एग्जिस्टेंशियलिज्म में वो मायूसी नहीं है कि कोई एग्जिस्ट कर रहे हैं और कोई डिवाइन पावर हमें नहीं मिल रही है। मैं वेस्टर्न थॉट की बात करूँ, ईस्टर्न तो अभी डिफरेंट वे में चल रहे हैं। तो वेस्टर्न में क्या था कि रिलीजन का वो जो कॉन्सेप्ट है वो तो खत्म हो गया। डार्विन स्पीशीज आ गई, वो डार्विन की जो बुक है ओरिजिनल स्पीशीज, और इस तरह मॉडर्न साइंस में आके डिवाइन जो रोल है वो हमें नजर नहीं आता। उसके बावजूद जो पहले एक मायूसी छा गई थी इंटेलिजेंसिया के अंदर, अब पोस्ट मॉडर्निज्म में जाके वो प्लेफुलनेस में कन्वर्ट हो गई, और वो अब जो है मिथ ऑफ सिसिफस लेके आए। कि मिथ ऑफ सिसिफस में आपको पता है सिसिफस को पनिश किया गया था कि बोल्डर को, वो एक बहुत बड़ी चट्टान को वो धकेल के एक बहुत बड़ी जो है वो उसको लेके जाता था पहाड़ की चोटी पे, और वहां पे वो फिर नीचे गिर जाती थी और उसको फिर लेके जाना होता था। तो एटर्नली वो पनिश था, क्योंकि गॉड ज़्यूस ने उसको पनिश कर दिया था। अगर इसको आप जानना चाहेंगे तो, अगर जानते हैं स्टोरी को तो ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन आंसर में इसको इस पर बात कर लेंगे। तो वो उसको पनिश किया गया। अब उसमें पुरानी इंटरप्रिटेशन ये थी कि ही वाज पनिश्ड, वो बेचारा चट्टान को धक्के लगा लगा के वहां जाता है और फिर वो नीचे गिर जाती है, फिर वो ऊपर जाता है।
पोस्ट मॉडर्निज्म में एटीट्यूड चेंज हो गया। वो कहते हैं ठीक है, वो धक्के लगा के जब ऊपर जाता है और जब वो नीचे आती है तो वो उधर से ना गाने गाता हुआ, नाचता गाता हुआ नीचे आता है। ठीक है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, कहता है ज़्यूस को कि मुझे कोई परवाह नहीं है, कि ठीक है दोबारा मुझे ले जानी पड़ेगी, ये ठीक है, लेकिन ये जो मैं नीचे आ रहा हूँ इस बात से, यानी ज़्यूस परेशान है कि यार ये इसको तो मैंने सजा दी थी, तो ये तो एंजॉय कर रहा है लाइफ को उल्टा, ये सजा तो खत्म हो गई एक लिहाज से। जैसे आपका मूड चेंज हो आपकी तो पनिशमेंट ही जाती रही। मिनिमलिस्ट अप्रोच हमें नजर आती है, श्रिंकेज ऑफ द जॉनर्स मिलते हैं, साइज कम से कम होते जा रहे हैं। 100 वर्ड स्टोरीज, आप शायद अलीला को याद हो, हमने भी कहा था कि लिखेंगे। यस सर। प्रोजेक्ट हमारा नाकाम हो गया, लेकिन उस पर कोई काम ना हो कि हम 100 वर्ड या 50 वर्ड या 100 वर्ड के अंदर अंदर ही कहानी जो तकलीफ करेंगे। सर कभी तो श्रिंकिंग कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। हाँ जरूर, किसी ना किसी दिन। तो मिनिमलिस्ट अप्रोच हमें मिलती है, नॉवेल्स छोटे होते जा रहे हैं, ड्रामा छोटा होता जा रहा है। आप अजीब गरीब एक्सपेरिमेंट देखेंगे, बैकेट की तरफ से आएंगे, सेकंड्स में उसने ड्रामा दे दिया। सो नो डिस्टिंक्शन फ्रॉम द लो एंड हाई आर्ट, ये जो अलग अलग उन्होंने बनाए हुए थे वो खत्म कर दिया। हर किस्म की हाई और लो कम्युनिटीज खत्म हो गई। जो इंटेलिजेंट ट्रैप है, जो मैं बड़ा ज़हीन और अक्लमंद हूँ, वो लिमिटेशन आ गई, कोई अक्लमंद नहीं होता है, कोई ज़हीन नहीं। ये जस्ट अप्रोच ऑफ लाइफ है आपकी, जो आपको अमीर और गरीब बनाती है। ठीक है, पोस्ट मॉडर्न ये थिंकिंग है कि अगर आप बिल्कुल मिथ ऑफ सिसिफस की तरह रैग्स में भी जिंदा है लेकिन आप इंजॉय कर रहे हैं, तो आप उस अमीर तरीन आदमी से बहुत खुशकिस्मत है जिसको पिज्जा खा के भी खुशी नहीं मिल रही। सो डेथ ऑफ द ऑथर आ गया कि ऑथर के जो कमांड है वो खत्म हो गई। डेथ ऑफ द ऑथर किसने लिखा है भला? ये मैंने बहुत पहले भी बताया, रोलैंड बार्थेस ने, रोलैंड बार्थेस और बार्थेस जो आप इसे प्रोनाउंस कर रहे हैं उन्होंने लिखा था। ऑथर का जो कमांड है, जैसे यूनिवर्स पे गॉड, डेथ ऑफ द गॉड आ गया। डेथ ऑफ द गॉड किसने लिखा, मतलब किसने ऐलान किया था? ये मैंने बताया था कि नहीं बताया? नीत्शे ने, फ्रेडरिक नीत्शे ने अनाउंस किया डेथ ऑफ द गॉड। सो डेथ ऑफ द ऑथर की जो कमांड है उसको अनाउंस कर दिया बार्थेस ने। प्लेफुलनेस, एंजॉय द फ्रेगमेंट एक्सपीरियंसेस। तो जीनियोलॉजी अगर देखें हम पोस्ट मॉडर्निज्म की, तो बहुत ज्यादा हमें इसके ताने बाने जो जिस सोच में जाके मिलते हैं वो है फ्रेडरिक नीत्शे, और उनका बड़ा फेमस वर्क है द स्पोक ज़ाराथस्ट्रा। ठीक है, तो ये ज़ाराथस्ट्रा जो है ये एक ईरानियन करेक्टर है बेसिकली। ज़ोरेस्ट्रियन रिलीजन, आप पारसीइज्म को जानते होंगे, पारसी रिलीजन थोड़ा बहुत। पारसी वो रिलीजन है, वाहिद रिलीजन है जिसमें 2 खुदा हैं, और इसका जो पैगंबर था ना बेसिकली वो ज़ाराथस्ट्रा था उसका नाम। और उसी करेक्टर को इस्तेमाल करते हुए फ्रेडरिक नीत्शे ने गुड और बियॉन्ड गुड और इवल लिखा, और इस तरह जो है वो अनाउंस किया कि रोल ऑफ द गॉड, और गॉड इज नो मोर, आपकी लाइफ में अब कोई रोल नहीं है उसका। बाकी प्रीस्ट जो है वो अब हम थोड़ा सा उनको देखते हैं। जो फ्रैंकोइस लियोटार्ड 1724 में पैदा होते हैं 98 तक। द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन इनकी जो बुक है, अगर आप डिफरेंट बुक्स में जाना चाहते हैं तो 10 बुक ज़ाराथस्ट्रा यहाँ मैंने आपको दे दी जो ओरिजिनेट करती है काफ़ी सारी थिंकिंग को। पोस्ट मॉडर्न कंडीशन है, और मिथ ऑफ सिसिफस भी यहाँ आपको नजर आ रही है, एक और बुक है एल्बर्ट कैम्यू की, इसको भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। लियोटार्ड जो है ये भी हाई प्रीस्ट में शुमार होते हैं पोस्ट मॉडर्न के। पोस्ट मॉडर्न कंडीशन इन्होंने बुक लिखी है, रिपोर्ट ऑन नॉलेज 1979 में आती है। ऑक्युपाइज स्पेशल प्लेस अमंग अ सेट ऑफ बुक्स व्हिच लॉन्च्ड एन अटैक ऑन मॉडर्निटी। और इन्होंने जो मॉडर्निटी के जो एटीट्यूड जो थिंकिंग थी उसको काफी अटैक किया उन्होंने। हिज आर्गुमेंट इज फॉर रिजेक्शन ऑफ द सर्च फॉर लॉजिकली कंसिस्टेंट सेल्फ एविडेंटली ट्रू ग्राउंड्स फॉर फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स। मॉडर्निज्म में अभी तक एक ना ट्रू, एक लॉजिकल कंसिस्टेंट सेल्फ एविडेंट फिलोसॉफिकल ग्राउंड की सर्च की जा रही थी, आपको पता, और इन्होंने इस आइडिया को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। अल्टीमेटली ही इज सस्पिशियस ऑफ ऑल क्लेम्स टू प्रूव आर ट्रूथ। तो उन्होंने कहा देयर इज नो ट्रूथ। इवन ये यहाँ को ये जो है इस बुक है फ्रेडरिक नीत्शे, तो इन्होंने ये बात उधर ही कर दी, कहते हैं मैं यहाँ लिख देता हूँ, ट्रूथ वाला मामला ही खत्म कर दिया। सच की तलाश हो रही थी, इन्होंने कहा जी देयर इज नो ट्रूथ। बात समझने वाली है, ओनली इंटरप्रिटेशन। मैं ऐड इसलिए करूँगी, वेरी इंपॉर्टेंट वेस्टर्न थॉट को समझने के लिए आपको मदद देगी। अब ये बात जब कर दी गई तो क्या रह गया पीछे? देयर इज नो ट्रूथ, ओनली इंटरप्रिटेशंस। ठीक है,
लेकिन हमें थोड़ा टाइम लगेगा। यानी सच कोई नहीं है, क्योंकि जो मैं अगर फॉर एग्जांपल आप मुझसे पूछे सर सच क्या है, तो मैं जो सच बताऊंगा वो यकीनन मेरी इंटरप्रिटेशन है। इस तरह किसी और से पूछेंगे उसकी इंटरप्रिटेशन होगी। तो हर बंदा जो इवेंट देख भी रहा हो, एक्सपीरियंस भी कर रहा हो, वो जब बताता है तो उसकी इंटरप्रिटेशन बन जाती है, रिफ्लेक्शन हो ही नहीं सकती ट्रूथ की। तो कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रूफ और ट्रूथ, उन्होंने कहा ये क्लेम ही गलत है। So as he puts it, scientists, technicians, instruments are purchased not to find truth. अब ये लियोटार्ड कह रहे हैं कि ये जो आप साइंटिफिक डेवलपमेंट करते हैं, टेक्नीशियन या इंस्ट्रूमेंट्स बाय करते हैं, पर्पस ये नहीं होता कि सच की तलाश की जाए, बट टू ऑगमेंट पावर। पोस्ट मॉडर्न कंडीशन पेज 46 पे लिखते हैं, ठीक है, कि पर्पस क्या होता है, कंट्रीज क्यों ये कर रही हैं इन्वेस्टमेंट। आप पाकिस्तान अगर एटम बम बनाता है तो आपका क्या ख्याल है, वो एटॉमिक एनर्जी में कोई बड़े आइडियाज डेवलप करना चाहता है, या अमेरिका को ऐसा काम कर रहा है? नहीं। ये थिंकिंग जो है पोस्ट मॉडर्न हमें क्या बता रही है कि वो उनका पर्पस सिर्फ पावर अकुमुलेशन होता है, सच की किसी जरूरत नहीं है, ठीक है। Thus any kind of legitimation is nothing but an issue of power. ये सारे पावर के इश्यूज हैं। He believes that there is a connection on intimate one between power and the rhetoric of truth or the value. जब भी rhetoric of truth आपके सामने आता है, ये सच है, वैल्यूज हैं हमारी, उन सब की बातों का ताल्लुक हमेशा हमेशा पावर के साथ। अपेरेंटली कहा जाता है पावर से नहीं है, याद रखना है। और इस रियलिटी को छुपाने के लिए जो बातें की जाती हैं, जो बिलीफ क्रिएट किए जाते हैं, जो ट्रुथ क्रिएट किए जाते हैं, उसको कहते हैं आइडियोलॉजी। सो आइडियोलॉजी का पर्पस होता है टू हाइड द रियलिटी। सो व्हाट इज द वैलिड क्वेश्चन नाउ? इज इट ट्रूथ और इज नॉट अ वैलिड क्वेश्चन? वैलिड क्वेश्चन इज नाउ इट इज सेलेबल और नॉट। अब कहते हैं सवाल ये नहीं है, लियोटार्ड कह रहे हैं, सवाल ये नहीं है कि सच है कोई चीज या कोई सच नहीं है। ये पुराने सवाल हुआ करते थे। अब वो कहते हैं सवाल ये है कि कोई चीज सेलेबल है या नहीं, पैसे मिल सकते हैं कि नहीं, कोई चीज बिक सकती है कि नहीं, इसमें मुनाफा कितना है। अगर रशिया यूक्रेन पे अटैक करता है ना, तो सच मत तलाश करें, तलाश ये करें पावर डायनेमिक्स का है। पावर का यूज वेल्थ अकोमुलेशन के लिए किया जाता है, दौलत और ताकत, क्योंकि वेल्थ भी एक किस्म की पावर है। सो देखना हमें ये होगा कि वो उसको मफाद क्या है, उसके क्या मफाद हर्ट हो रहे हैं और वो ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे कोई वेल्थ के और पावर के मोटिव्स हमें तलाश करने। Thus, to sum up Lyotard's view of postmodernism, it is first of all a distrust of all meta narratives. Lyotard बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं वो जो बड़े मेटा नैरेटिव्स हैं, ठीक है, या ग्रैंड नैरेटिव है, उसको खत्म कर देते हैं। इट इज आल्सो एंटी फाउंडेशनल, वो पुरानी पुरानी जो चीजें। सेकेंडली, इट डज नॉट सीक टू प्रेजेंट रियलिटी बट टू इन्वेंट इल्यूजन्स to the conceivable which cannot be presented. Or thirdly, it actively seek heterogeneity, pluralism and constant innovation. ये आगे बढ़ना है तो हेटेरोजेनिटी है, हेटेरोजेनस डेवलपमेंट होगी, अब मल्टीकल्चरलिज्म की तरफ आपको जाना होगा, प्लूरलिज्म होता है, मल्टीपल इंटरप्रिटेशन आपके सामने आके खड़ी हो जाएंगी और सारी इंटरप्रिटेशन होंगी, और फिर आप जो है उसके दरमियान कोई रियलिटी फाइंड करने की कोशिश कर सकते हैं। सेकेंड जो प्रीस्ट है नेक्स्ट टू द लियोटार्ड, हाई प्रीस्ट ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म जो है, लियोटार्ड के बाद द फाउंडर ऑफ द पोस्ट मॉडर्न कम्स जॉन बाद्रिलॉट, another French intellectual who can be called the high priest of postmodernism. His argument is that whereas earlier cultures dependent on either face-to-face communication or later print, contemporary culture is dominated by the images from the electronic mass media. इनका फोकस ये है कि पुरानी जो कम्युनिकेशन होती थी, या तो हम फेस टू फेस करते थे सामने बैठ के, पुराने जमाने में बात कैसे होती थी, चाहे वो दो कंट्रीज कर रही हैं, दो ग्रुप कर रहे हैं, दो इंडिविजुअल कर रहे हैं, या फिर प्रिंट से होती थी, यानी हम खत लिखा करते थे। आज जो है वो कम्युनिकेशन इमेजेस के जरिए होती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से होती है। आप, मैं और आप, हमारा जो ये पोस्ट मॉडर्न दौर में हमारा ये लेक्चर हो रहा है, ये पुरानी दुनिया में इसका तस्वर नहीं किया जा सकता। Our lives today are increasingly being shaped by the simulated events. आज जो है ना सिमुलेटेड इवेंट्स से हम हमारी जिंदगी जो है शेप हो रही है। एंड अपॉर्चुनिटीज ऑन टेलीविजन, कंप्यूटर, शॉपिंग एंड वर्चुअल स्टोर्स। ये आपको पता ही है, अमेज़न पे आप शॉपिंग करते हैं, दराज पे आप जाते हैं, वर्चुअल स्टोर्स बन चुके हैं, कंप्यूटर शॉपिंग हो रही है, और चीजें जो हमें वहां नजर आती है वो असल नहीं होती चीज।
हमें जो चीज नजर आ रही होती है दैट इज ओनली सिमुलेटेड थिंग। शॉप भी सिमुलेशन ऑफ रियलिटी है, और जो हम बाय करते हैं वो भी सिमुलेशन होती है। आज तो हमें ओरिजिनल भेज देते हैं, हमने धोखा भी हो जाता है, एक अलग मैटर है। लेकिन वी आर लिविंग इन ए सिमुलेटेड वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल मेरी जो तस्वीर लगी हुई है, आपको अगर कभी कभार नजर आती होगी, यकीनन वो मेरी पिक्चर तो है लेकिन मैं नहीं हूँ। दैट इज माई सिमुलेशन, माई रिप्रेजेंटेशन। So simulation and simulacra के वर्ल्ड में हम आ चुके हैं। Simulation is in which the image or the manufactured reality become more real than the real. तो simulation क्या होती है? एक image reality, एक electronic reality आप कह लें simulation, एक manufactured reality। मतलब मूवीज में आप देखते हैं सारी वो मैन्युफैक्चर्ड रियलिटी आप देख रहे होते हैं। इवन हम क्रिकेट का मैच देख रहे हैं, वो लाइव तो हम नहीं देख रहे होते सारे, लिखा तो लाइव होता है लेकिन दैट इज ओनली इमेजेस। So in his view, the demarcation between the simulation and the reality implodes gradually। क्या हुआ है, ये जो simulation थी, जो artificial reality थी, जो computerized virtual reality थी, अब असल दुनिया और उस दुनिया में फर्क खत्म होता जा रहा है, या ऑलमोस्ट खत्म हो गया। And along with this collapse of the distinction between image and the reality, जो image है और हकीकत है collapse कर चुकी है। And the very experience of the real world is lost। आज उस बंदे का कोई वजूद नहीं है जिसका आईडी कार्ड नहीं, आज उस बंदे का कोई वजूद नहीं है जिसका फेसबुक अकाउंट नहीं है, ठीक है। या सोशल मीडिया पे अगर कोई उसका अकाउंट नहीं है तो वजूद ही नहीं। और उस सोशल मीडिया पे जो अकाउंट है वो एक सिमुलेशन है। जैसे देखिए मैंने आज एक ना पिक शेयर की है, मैं चाहता था कि आप में से कोई इसको देखे, ठीक है। उसका पर्पज यही था कि आज के लेक्चर में रिपोर्ट करना था कि वो रियलिटी है या सच में मैंने पास्ता खाया है या मैंने सिर्फ पास्ता दिखाया है। क्या सिर्फ पास्ता दिखाया जा सकता था और आपको यकीन करवाया जा सकता था कि मैंने पास्ता ही खाया होगा? कमेंट तो नहीं करना चाहता। नहीं सर, आपने खा लिए। ठीक है, मैंने पास्ता खाया। क्या ये पॉसिबल है कि मैं पास्ता ना खाता और सिर्फ दिखाता? नो सर। जी सर पॉसिबल है। पॉसिबल है, 100% लोग करते हैं ऐसा। कई दफा टीवी में आपको वो इवेंट्स और इंसिडेंट्स दिखाए जाते हैं जो एक्चुअली नहीं हुए। हो सकता है मैंने राइस खाया हो, मैंने पास्ता दिखा दिया, खाया हो मैंने कुछ ना कुछ, लेकिन वो राइस हो और मैं दिखा पास्ता दूं, तो ये एक वर्चुअल रियलिटी में लोगों के ज़हन में क्या मैसेज जाएगा कि मैंने पास्ता खाया। एग्जैक्टली सर। So hyper reality अब आ चुकी है। According to the Baudrillard is the state where distinction between the object and their representation are dissolved। ठीक है, रियलिटी अब वही है जो आप टीवी की स्क्रीन पे देख रहे हैं। रियलिटी अब आपके लिए वही बन चुकी है जो आप कंप्यूटर स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन, अब किसके पास स्क्रीन नहीं है मुझे बताएं। हर बंदे के पास जितनी इंफॉर्मेशन है वो एक स्क्रीन के जरिए आ रही है, चाहे वो मोबाइल की स्क्रीन है, कंप्यूटर की स्क्रीन है या टीवी की स्क्रीन है। तो बेचारे मजबूर तो सारे सिमुलैक्रा के आगे हैं। In that case, we are left with only simulacra। ये जो सारी चीजें, this world is called simulacra। और इसमें जो पावरफुल लोग होते हैं वो आसानी से पब्लिक को डिसीव कर सकते हैं। अगर मैं पास्ता दिखा के राइस खा सकता हूँ और नहीं पता चलने दे सकता, वैसे अभी रियलिटी में मैंने पास्ता ही खाया, डोंट वरी, वो मैंने खाया पास्ता ही है। लेकिन मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ पॉइंट। तो गवर्नमेंट इस बड़े लेवल पे फ्रॉड कर सकती है और हो रहा है आपके साथ इर्द गिर्द। इसलिए बर्नेट शॉ ने जब टीवी आया था ना, तो बर्नेट शॉ ने इसको नाम दिया था इडियट बॉक्स। ठीक है, दिस बॉक्स इज यूज्ड टू मेक पब्लिक इडियट बेसिकली। सो टू फ्लोट अ ड्रीम वर्ल्ड। ठीक है, सो एडवर्टाइजमेंट्स क्या करती हैं आपके साथ? एडवर्टाइजमेंट्स they present manipulated images to float a dream world only to trap the viewer for the sale of the consumer goods। सारी चीजों का पर्पस क्या होता है कि सेल हो जाए चीज, उनके पैसे बन जाए, उन्होंने आपको सिर्फ पैसे लेने होते हैं। So manipulated simulations, manufacturing motivated reality ignores and overlooks the harsh and the unpleasant aspects associated with an image, say न्यूयॉर्क और न्यू दिल्ली या किसी भी बल्कि जगह से एसोसिएटेड हो। जब आप एक सिमुलेटेड वर्ल्ड देखते हैं तो वो अनप्लेजेंट रियलिटीज को नहीं दिखाती। ठीक है, अनप्लेजेंट साइड को हमेशा नहीं दिखाया जाता। कभी किसी सिटी को दिखाया हो तो कूड़ा करकट का ढेर तो कोई भी नहीं दिखाना चाहेगा अपने मुल्क के, या वहां पे जो है प्रॉब्लम्स, बीमारियां, डिजीजेस, ये हमेशा ये खुशगवार तस्वीर दिखाने की कोशिश की जाती है। Consequently, the images of the sparkle and the light casually raise the urgent socio-economic problems। अब होता क्या है कि
आप इस टीवी पे चमकती दमकती दुनिया और चमकता दमकता पाकिस्तान हर वक्त देखते हैं, और ये ओरिजिनल रियलिटी तो जर्नलिस्ट ही जानते होंगे ना, जो जगह जगह जाते हैं, या आप खुद अपने इर्द गिर्द जानते हैं जहां तक आपकी एक्सेस है। अदरवाइज जो इमीडिएट सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं वो आपकी नजरों से हटाए भी जा सकते हैं। His conclusion is that the TV is the principal embodiment of these aesthetic transformations, where the implosion of the meaning and the media result in the dissolution of the TV into the life. The dissolution of the life into the TV, यानी अब आपकी जिंदगी जो है वो टीवी की इंफॉर्मेशन और उसकी बताई हुई बातों से शेप्ड हो रही है। और बहुत से लोग अगर ये समझते हैं कि टीवी पे ड्रामे देखते हैं और उनके पर्सनल कोई असर नहीं पड़ता, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अनकॉन्शियस से आप ट्रैप हो रहे हैं, और ग्रेजुअली जब आप सुपर मार्केट जाते हैं या मार्केट जाते हैं तो आपका हाथ अगर कोका कोला की तरफ बढ़ता है तो ये आपकी चॉइस नहीं है, याद रखना। आप प्रोग्राम्ड हो गए हैं और आप वो इसलिए पीने जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि, और जब आप पसंद करते हैं कि मुझे इमरान खान को वोट देना है या नवाज शरीफ को वोट देना है, तो ये सारे प्रोग्रामिंग का असर होता है। जेन्युइनली आपको कोई तजर्बा नहीं होता है इसका। Baudrillard was the one who contributed to the Guardian of 11th July 1991, the well-known article "The Gulf War did not take place." उन्होंने ये भी लिखा था तो गल्फ वार जो हुई थी कि ये हुई नहीं है, ये सारी टीवी पर हुई, और कई जगह तो टीवी पर ज्यादा हो रही होती है और एक्चुअली कम हो रही होती है, और कई दफा एक्चुअली बहुत ज्यादा कत्ल हो रहे होते हैं, मर्डर हो रहे होते हैं, और बताए बहुत कम जाते हैं। तो जहां चाहे वो मैनिपुलेट कर सकते हैं। खैर बादरीलाड ने इस पे काम किया, आप चाहें तो उनकी बुक्स वगैरह देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे हाई प्रीस्ट हैं, अभी थके नहीं क्योंकि एक दो प्रीस्ट हमारे पास है, हम शॉर्ट अब खत्म करने वाले हैं सेक्शन को, हम सेकंड लास्ट बंदा है मिशेल फूको, पॉल मिशेल फूको। 1926 में पैदा होते हैं, वहां से फ्रेंच फिलोसोफर, हिस्टोरियन ऑफ आइडियाज इनको कहा जाता है, राइटर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, लिटरेरी क्रिटिक, बड़े जायंट, बहुत बड़ा नाम है इस पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर। फूकोस थ्योरी इज प्राइमरली एड्रेसिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द पावर एंड द नॉलेज। इनका भी जो प्राइमरी नुक्ता नजर है ना वो हमारे लास्ट या लेओटार्ड की तरह पावर और नॉलेज का रिलेशनशिप को ये देखते हैं, एंड हाउ दे आर यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ द सोशल कंट्रोल टू सोसाइटल इंस्टीट्यूशन। तो ये समझते हैं कि पावर डोमिनेट होती है, वो नॉलेज क्रिएट करती है, और इंस्टीट्यूशन के जरिए सोसाइटी को सब्जेक्ट के तौर पे कंट्रोल किया जाता है। दो ऑफन साइटेड एज ए स्ट्रक्चरलिस्ट एंड बोथ स्ट्रक्चरलिस्ट, फूको रिजेक्टेड दीज लेबल्स कि मैं ऐसा नहीं हूँ, अपने आप को क्या कहते हैं, हिस्टोरियन ऑफ आइडियाज या प्रोफेसर ऑफ आइडियाज भी सकते हैं। So born in France, he developed an interest in philosophy and came under the influence of his tutor Louis Althusser। एक बड़ा नाम है लुई एल्थुजर के, ये कैसे इन्होंने बहुत कुछ सीखा। वो भी फ्रेंच एक पोस्ट मार्क्सिस्ट थिंकर हैं। उनकी थियरीज जो ISA RSA वगैरह आपने सुनी होगी, रिप्रेसिव स्टेट अपरेटस और आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस, किस तरह स्टेट जो है कंट्रोल करती है, मॉडर्न स्टेट और सोसाइटी, और ये कैसे फंक्शन करती है। लुई एल्थुजर, ये आइडियोलॉजी क्या है, इनकी बुक एक आइडियोलॉजी मेरे पास पड़ी हुई है। एंड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ द पेरिस, ये सोरबोन सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है पेरिस की, where he earned a degree in philosophy and psychology. After several years as a cultural diplomat abroad, he returned to the France and published his first major book, The History of Madness. इन्होंने 1961 में मेजर अपनी जो पहली बुक लाई थी वो थी History of Madness. The order of the things. After obtaining work between 1916 and 1966 at the University of Clermont-Ferrand and produced The Birth of the Clinic. तो उन्होंने साइकोलॉजी में पता है आपको डिग्री थी, इन्होंने फिर बीमारियों और पागलपन को खास तौर पर रिसर्च की कि किस तरह मैडनेस जो है वो भी क्रिएट की जा सकती है, वो मैड किया जा सकता है, मैड डिक्लेयर किया जा सकता है, मैडनेस को यूज किया जा सकता है। एंड द बर्थ ऑफ द क्लिनिक इन्होंने फिर अपनी बुक लाई थी, किस तरह जो है वो क्लिनिक और मेडिसिन का जो है ना वो पावर जो है वो यूज करती हैं लोगों पे। एंड द ऑर्डर ऑफ द थिंग्स, publication which displayed his increasing involvement with structuralism, from which he later distanced himself. These first three histories exemplified as historiographical technique Foucault was developing called archaeology. ठीक है, इसलिए एक और इनकी वर्क भी इसी नाम पे भी है, archaeology of the knowledge। तो order of the things भी इनकी बेसिक थ्योरी यहाँ पे हमें नजर आती है कि स्ट्रक्चरलिस्ट हमें एज ए स्ट्रक्चरलिस्ट वहाँ पे हमें मिलते हैं कि किस तरह सोसाइटी में थिंग्स आर ऑर्डर्ड, और पर्पस क्या, किस तरह पावर जो है वो कंट्रोल कर रही है। डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट 1975 में बुक आ रही है, ये मेरे पास है और हमने इसको एक दफा एक आर्टिकल के लिए यूज किया था।
वेरी गुड बुक अगर आप इसे रीड करें। फूको सब्सिक्वेंटली ये पब्लिश वर्क है द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ये भी है मेरे पास ये वाली बुक। In 1970, Foucault was admitted to the Collège de France and membership he retained until his death. He also became active in the several left-wing groups involved in campaigns against racism and human rights abuses and for penal reforms. तो ये चाहते थे कि लॉ एंड ऑर्डर को रिफॉर्म किया जाए, ह्यूमन राइट्स के लिए भी एक्टिविटी एज एन एक्टिविस्ट भी ये काम करते रहे, अगेंस्ट रेसिज्म भी इन्होंने काम किया। So Foucault later published Discipline and Punishment and the History of Sexuality, in which he developed archaeological and genealogical methods which emphasize the role that power plays in society. और ये इन्होंने जो पावर का रोल है ना, जो विल टू पावर है, ये इन्होंने फ्रेडरिक नीत्शे से ये आइडिया लिया था। So Foucault died in Paris from complication of HIV and AIDS से उनकी डेथ हुई थी। He became the first public figure in France to die from complication of the disease. He was a specialist in the history of system of thought, and he himself described Foucault as a specialist in the history of the system of thought. अपने बारे में भी कहते हैं, I'm specialist in the history of systems of thought. Although he often called him a French philosopher and historian, though he wrote on a variety of the subjects ranging from the science to literature, his works that have influenced the course of the postmodern literature and literary criticism. तो सारे वर्क कुछ इनके अगर साथ दोबारा देख लें तो आर्कियोलॉजी ऑफ द नॉलेज, Order of the Things, Discipline and Punish, The Birth of Prison, and History of Sexuality, Power Knowledge, जो relationship है या binary है, and What is an Author, ये भी इनका एक वर्क है, and Madness and Civilization. So in the book listed above, Foucault explores how madness is socially constructed by the wide variety of discourses that give rise to the collective attitude to the mental abilities defining insanity. So टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम ज्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जा पाएंगे। विल टू पावर का जो थॉट है, जैसे मैंने आपको पहले थोड़ा सा बताया, इन हिज हिस्ट्री ऑफ द फिलॉसफी फूको's वर्क फॉल्स विद इन द ट्रेडिशन एस्टैब्लिश्ड बाय नीत्शे। फ्रेडरिक नीत्शे ने आपको पता है बुनियाद रख दी थी पोस्ट मॉडर्निज्म की अपनी बुक्स के अंदर, और सब्सिक्वेंटली जितने फिलोसोफर आ रहे हैं, ये चाहे वो अल्बर्ट कैम्यू हो, लेटार्ड हो, वो जो है फूको हो, डरीडा हो, बार्ट हो, ये सारे जो है उसी सोर्स से बेसिक जो आइडियाज लेते हैं और आगे बात करते हैं। From whom he adopts the technique of genealogy and the insight that the search of knowledge is also an expression of the will to power of our others. तो बुनियादी तौर पे एक इंस्टिंक्ट, एक विल की बात की है, और उसी आइडिया को उन्होंने डेवलप करके जो है एक्सप्रेस किया अपनी बुक्स के अंदर। For Foucault's knowledge is always a form of power. He takes even psychiatry and the mental health as a new technologies that categorizes certain forms of the social and the sexual behavior as a deviant in order to control them. तो जब भी आप सोशल नॉर्मल ऑर्डर से डिविएट करते हैं, तो आप पता है आपको क्या डिक्लेयर किया जाता है एक आम आदमी को, चाहे वो सोशल नॉर्म को ना मानता हो या अखलाकियात को ना मानता हो, जो भी किसी भी, यानी पाकिस्तान का भी सोशल नॉर्म स्ट्रक्चर है, जो बंदा उससे डिविएट करता है हम उसको मैड तस्वर करते हैं। ठीक है। The modern psychiatrist assumed the role of the medieval priest, seeking confessions, imposing the values of empowered. So these views have led to the challenging of all sorts of the political, social, and gender constructs taken as a network of power to repress the weak, the individual, the disadvantaged, the female. तो जितने भी marginalized group हैं, फिर ये पावर उनके अगेंस्ट इस्तेमाल होती है और सोशल स्ट्रक्चर को एस्टैब्लिश करती है। हम इस पे बस इससे ज्यादा बात शायद नहीं कर पाएंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास ऑथर है जैक डेरिडा। लास्ट वन है, लास्ट फ्यू मिनट्स जस्ट। बोर्न इन 1930, 2004 तक है इनका लाइफ स्पैन है। वाज एन अल्जीरियन बोर्न, उस वक्त ये फ्रेंच एम्पायर का पार्ट था अल्जीरिया। फ्रेंच फिलोसोफर बेस्ट नोन फॉर द डेवलपिंग फॉर्म ऑफ सिमियोटिक एनालिसिस नोन एज डीकंस्ट्रक्शन, जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट एक ब्रांड है, स्पेशल एनालिसिस का एक मॉडल है, डीकंस्ट्रक्शन उसको कहते हैं, which analyze in the numerous texts and develop in the context of the phenomenology. He is one of the major figures associated with post-structuralism, postmodern philosophy. दोनों के साथ ये associated है। डेरिडा का इन्फ्लुएंस अगर देखें, during his career, Derrida published more than 40 books. काफी प्रोलिफिक राइटर है, 40 बुक्स, और काफी मुश्किल आथर समझे जाते हैं डेरिडा। लेटेस्ट फिलोसोफर है, प्लेटो से डेरिडा तक, अक्सर किताबें बोलती हैं ऐसे प्लेटो से डेरिडा तक की जब together with hundreds of the essays and the public presentation, 40 बुक्स के अलावा
जो इनके एसेज हैं और जिनकी पब्लिक स्पीचेस हैं वो अलग है. He had a significant influence on the humanities, social sciences, including philosophy, literature, law, anthropology, historiography, applied linguistics, sociolinguistics, psychoanalysis, and architecture and political theory. बहुत शायद कोई ऐसी मॉडर्न डे की ब्रांच हो, लर्निंग की फील्ड हो, जहां पे जैक डरिडा के काम ने असर नहीं डाला. इवन जो है वो हमें आर्किटेक्चर पे भी असर मिलता है. ये देखिए यहाँ पे Derrida's influence is most presently felt in literary studies सबसे ज्यादा due to his long-standing interest in language and his association with the prominent literary critics from his time at Yale University में जब ये थे. He also influenced architecture in the form of deconstructivism, music, art and art criticism. Even music को भी, art को, architecture को भी बता सकते हैं डेरिडा के काम में. Deconstruction, form of philosophical and literary analysis. अगर आप इन शॉर्ट देखना चाहें, व्हाट इज डीकंस्ट्रक्शन? सिंप्लीफाइड कर दिया हमने यहाँ. फॉर्म ऑफ फिलोसॉफिकल एंड लिटरेरी एनालिसिस दैट क्वेश्चन द फंडामेंटल कंसेप्चुअल डिस्टिंक्शन और अपोजिशंस. कि जितना भी कोई टेक्स्ट होता है जब जनरेट किया जाता है तो वो बेसिकली बाइनरीज के ऊपर कंस्ट्रक्ट होता है. दिस इज द फंडामेंटल प्रेमिस ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म का भी है. तो इसी बात को ये आगे बढ़ाते हैं. सो इन वेस्टर्न philosophy, through a close examination of the language and the logic of the philosophical and literary text, तो ये उस अपोजिशन को फाइंड करते हैं उस टेक्स्ट के अंदर और फाइनली प्रूव करना होता है कि ये अपोजिशन असल में एक क्रिएशन है. ऐसी कोई अपोजिशन है नहीं बेसिकली, और ये फॉर्म्ड है. इंसानी जो वे ऑफ लॉजिक है ना वो हमेशा अपोजिशन पे बेस करता है. फिर ये एक बड़ी बहुत ज्यादा टाइम इस पे चाहिए. डीकंस्ट्रक्शन पे थोड़ा सा अगर आप और समझना चाहते हैं तो मेरा एक यूट्यूब पे लेक्चर भी पड़ा हुआ है सेपरेटली, आप चाहे तो उसे कंसल्ट कर सकते हैं. इनकी बड़ी फेमस जो बुक है वो ऑफ ग्रामेटोलॉजी है. बुक्स में मैं रिकमेंड किया करता हूँ अगर आपने किसी को सबसे टफ बुक बतानी है लिटरेचर की, क्रिटिसिज्म की, फिलोसफी की, और ये है ऑफ ग्रामेटोलॉजी. बहुत फिलोसफिकल है, बड़ी मुश्किल से मैंने इसे पढ़ा था, काफी बार हेडेक हुआ मुझे. सम क्रिटिक्स कंसीडर स्पीच एंड फिनोमेना टू बी द हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क. स्पीच एंड फिनोमेना समझते हैं बहुत अच्छा वर्क है. अदर कहते हैं ऑफ ग्रामेटोलॉजी बुक जो है सबसे बेस्ट है. राइटिंग एंड डिफरेंस भी है इनकी बुक. And margins of philosophy. These writing influenced various activist political movements, and he became a well-known and influential public figure. और ये public figure भी रहे, अच्छे भले famous थे as a philosopher अपने टाइम के. और इसी वजह से इनके इंटरव्यूज, इनकी स्पीचेस, इनको बुलाया जाता था और ये अपनी जो है ना ख्यालात का इजहार करते थे और इनकी बातों ने बहुत सी नई मूवमेंट्स को जन्म भी दिया. फॉर एग्जाम्पल पोस्ट जो है पोस्ट मॉडर्निज्म तो एक सेपरेट है. पोस्ट कॉलोनियलिज्म, फेमिनिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म ने काफी कुछ इनसे सीखा है. उसके अलावा क्वीर थियरी है जो है वो भी देखा जाए तो डेरिडा के आइडियाज को ही अप्लाई करते हुए नजर आते हैं. क्वीर और जेंडर की जो थ्योरी. सो दिस इज, तो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे पोस्ट मॉडर्न नॉवल जॉनर की तरफ जाएंगे. लेकिन आज का लेक्चर यहीं पे तमाम होता है अब तक का.